माटीला छोड़ी दे हंस जात सजारे बेटा जल्दी तेरा उठ के आना लाला जल्दी तेरा उठ के आना माटीला छोड़ी दे हाँ जावत सजारे बेटा जल्दी तेरा उठ के आना लाला जल्दी तेरा उठ के आना। ये भुइयां के लालन बेटा तो सिद्धवा लाल है इन्हें कर्म है इन्हें धर्म है इन्हें गंगा धाम रे। ये भुइयां के लालन बेटा तो सिद्धवा लाल है इन्हें कर्म है इन्हें धर्म है इन्हें गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे संगी बंधना झन छूटे संगी भुइया ले रिश्ता निभाना लाला भुइया ले रिश्ता निभाना माटीला छोड़ी जान जाना। कलाकारों की दुनिया स्टूडियो खैरागढ़ से सावन सोनी मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ। शुभ संध्या। भारतीय इतिहास में सन 1946 और 47 मैं विशेष रूप से इन 2 वर्षों का जिक्र आज करना चाहूँगा। 1946 के मध्य के बाद का समय और 1947 जो साल था उसके मध्य तक का समय, ये जो बीच का 1 वर्ष रहा, यह अपने आप में भारतीय इतिहास में बहुत गौरवशाली, बहुत शानदार वक्त बीता है। ये वही समय था जब देश का बच्चा बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या माताएं, क्या बहनें, हमारी जितनी भी जनसंख्या थी, हमारे जितने भी नागरिक थे, सभी अपनी आज़ादी के लिए बहुत व्याकुल थे। बहुत छटपटाहट थी आवाम के भीतर। और एक छटपटाहट और थी, वो थी मैकल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे खैरागढ़ नगर के तुरकारी पारा में स्थित निवास स्थान में, जहां माता सोनीबाई अपने गर्भकाल से जूझ रही थी। ये वही वक्त था 1946 का मध्य और 1947 का प्रारंभ। ये वक्त था माँ सोनीबाई यदु जी के गर्भकाल का। तो जो छटपटाहट आवाम के भीतर, देश की जनता के भीतर अपनी आज़ादी को लेकर थी, वही छटपटाहट, वही व्याकुलता उस माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के भीतर भी थी। वो बच्चा भी इस दुनिया में आना चाहता था, वो इस दुनिया से रूबरू होना चाहता था। और फिर वक्त
कुछ बीता, गर्भकाल समाप्त हुआ और तारीख आई 1 फरवरी 1947। इस दिन माँ सोनीबाई यदु की प्रसव पीड़ा का अंत हुआ और एक नन्हे बालक ने इस संसार में अपना कदम रखा। पिता स्वर्गीय रामेश्वर राम यादव और माता सोनीबाई यदु जी के आंगन में उस ननिहाल का जन्म हुआ। भविष्य के गर्त में एक बहुत बड़ा साहित्यकार इस संसार में आ चुका था। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जीवन यदु राही साहब का। उस नवजन्मे बच्चे का नामकरण इसी नाम के रूप में हुआ। राही आपका उपनाम है। पिताजी पेशे से नगर पालिका में मुंशी के रूप में कार्यरत रहे और माता शासकीय विद्यालय में भृत्य के पद पर सुशोभित रही। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शाला क्रमांक 1 में 4वीं तक की शिक्षा आपने प्राप्त की। तदुपरांत आप आगे की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए विक्टोरिया हाई स्कूल में आपने दाखिला लिया, जहां 5वीं से 12वीं तक की शिक्षा आपने ग्रहण की। उसके पश्चात बीए भी आपने किया और फिर एमए की डिग्री आपने रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त की। एमए करने के पश्चात आपका एमए जो हुआ वो हिंदी साहित्य में हुआ। एमए करने के बाद आपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि आपने प्राप्त की। आपका विषय रहा कविताओं पर लोक संस्कृति का प्रभाव। आपने इस विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सन 1971 में आपका विवाह हुआ। संबंध जुड़ा था डोंगरगढ़ में। डोंगरगढ़ निवासी सेवक लाल यादव जी, जो पेशे से पोस्टमैन थे, और यह बताना भी आवश्यक है कि उन्होंने काफ़ी वक्त अपनी सेवा खैरागढ़ में भी प्रदान की थी। और सास कदमबाई यादव जी की पुत्री हुई तुलसा यादव, जिनके साथ आपका परिणय सूत्र बंधा और पत्नी के स्वरूप में आपने उन्हें सरोकार किया। आपके 2 भाई थे और 1 बहन थी। एक बहन सबसे बड़ी थी, उसके पश्चात आपका क्रम था और अंत में एक छोटे भाई आपके बाद और हुए। आपने शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत शिक्षा विभाग में ही अपनी सेवा आजीवन प्रदान की। आपने बतौर शिक्षक अपनी पहली पोस्टिंग खैरागढ़ के निकट ग्राम सिल्हाटी में 1965 में आपने पहली पोस्टिंग प्राप्त की। यह बताना भी बड़ा रोचक है कि उस वक्त 95 रुपये आपकी शायद पहली तनख्वाह आपने प्राप्त की थी सर। आपके विषय में जब मैं
पढ़ रहा था तो एक बात आपने खैरागढ़ की शिक्षा एवं संस्कृति इस नाम से आपने एक लेख प्रस्तुत किया था, जिसमें आपने खैरागढ़ के विषय में एक लाइन कही थी। वह लाइन मैं दोहराता हूँ। वास्तव में शिक्षा खैरागढ़ का प्राण है और कला उसकी आत्मा है। आपने अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी साहब का नाम लिया। आपने अपने जीवन में सारी प्रेरणाएं उनसे ही प्राप्त की, उनको ही गुरु स्वरूप में धारण किया। 1965 में आपकी पहली कविता सहयोगी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुई, जिसमें मुझे ऐसा ध्यान आता है कि शायद उस पहली कविता के प्रकाशन में एक प्रकाशन संबंधी त्रुटि हुई थी, जिसमें आपका नाम जीवन न लिखकर जीवन के स्थान पर जविन राम यदु लिखा गया था। तो ये भाषागत प्रिंटिंग मिस्टेक जिसको हम लोग कहते हैं, छपाई से जुड़ा हुआ एक त्रुटि था। वक्त कुछ बीता, साल 1982 में झील की मुक्ति के लिए इस नाम से आपकी पहली किताब छपी। आपने बहुत सारी रचनाएं की डॉक्टर साहब। 14 रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई, जिसमें गद्य, पद्य, कविता, गीत, कथानिका और समीक्षा, सभी चीज़ों का उसमें संग्रह है। साहित्यकार के रूप में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत मान है, सम्मान है। एक विषय और आता है, गीतकार के रूप में भी आपको जाना जाता है, आपकी प्रसिद्धि है। यह बताना आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म कारी के नाम से एक फिल्म छत्तीसगढ़ी में निर्मित हुई थी। इस फिल्म में संजय बत्रा साहब ने अभिनय किया था और इस फिल्म में 4 गीतों की रचनाएं आपने की थी। एक गीत का जिक्र मैं आप करता चलूं। खिनवा नई मांगों मैं हाँ, यह बहुत लोक प्रचलित गीत हुआ। आपकी बहुत शानदार रचना जो लोगों के ज़ुबान पर सर बिल्कुल छा गया। छत्तीसगढ़ी गीतों और लोक कला की जब बात आती है तो कुछ चुनिंदा गीतों की जब श्रृंखला रखी जाती है तो उसमें उस गीत के क्रम में एक गीत यह भी है, खिनवा नहीं मांगों में हाँ। चलिए, मेरी ऐसी इच्छा थी सर कि उस गीत का एक अंतरा जो मुझे सर्वाधिक पसंद है, मैं उसकी प्रस्तुति आपके लिए सर विशेष रूप से जिंदगी चलावो जोरी जुर्मिल सुमत ले, घर ला बचावो जोरी बैरी कुमत ले। जिंदगी चलावो जोरी जुर्मिल सुमत ले, घर ला बचावो जोड़ी बैरी कुमत ले। कखरो झन बात मावे, कखरो लाझन पतियावे, कतका भरोसा मैं हाँ मांगो मयारू जोड़े, मन के भरोसा मैं हाँ मांगो मयारू रानी, मन के भरोसा मैं हाँ मांगो। ये उस गीत का अंश था
जिसकी रचना डॉक्टर जीवन यदु राही साहब ने की। गीत के बोल थे, खिनवा नहीं मांगाऊँ मैं हाँ। सम्मान के क्रम में मैं आता हूँ। सर, आपके जीवन में सम्मान इतनी सारी है जिसकी पूरी व्याख्या शायद संभव नहीं है। बात करें तो बहुत लंबा वक्त बीत जाएगा। कुछ विशेष रूप से सम्मान का जिक्र मैं करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन रायपुर के द्वारा बाबू मायाराम सुरजन लोक चेतना अलंकरण के द्वारा आप सम्मानित हुए थे इस सम्मान के। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राज्य अलंकरण पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। यह शायद मैं समझता हूँ आपके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार सर रहा। लाला जगदलपुरी अलंकरण राज्य स्तरीय पुरस्कार, इस पुरस्कार से आपको नवाजा गया। तीसरे क्रम पर एक पुरस्कार की, एक सम्मान की का जिक्र मैं बड़ा गर्व के साथ और करना चाहता हूँ। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि रविशंकर विश्वविद्यालय जो रायपुर में स्थित है, उस विश्वविद्यालय के कुल गीत की रचना सर आपने ही की, डॉक्टर जीवन यदु राही। आपके द्वारा रविशंकर विश्वविद्यालय का कुल गीत लिखा गया। यह श्रेष्ठतम उपलब्धि आपकी रही और आपके इस कार्य के लिए रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया। अंत में आपके छोटे से परिवार का उल्लेख करना भी आवश्यक है। वर्तमान में डॉक्टर यदु 3 पुत्र और 1 पुत्री, 4 बच्चों के पिता हैं। पत्नी साथ में है। 6 व्यक्तियों का छोटा सा परिवार है जिसमें मुखिया के दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए, ये था एक छोटा सा जीवन परिचय डॉक्टर जीवन यदु राही जी के लिए। सर, इसके पश्चात मैं आपके तरफ थोड़ा सा मुखातिब होऊंगा। कुछ 2-4 हमारे सवाल थे सर जो हम लोग आपसे प्रश्न करना चाहते थे। ऐसी जिज्ञासा थी कि जब भी आप पधारें तो कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह हम लोग करें। जी, कुछ ऐसे प्रश्न भी निकल के आए। बहुत सारी चीज़ें सर मैं आपके बारे में अध्ययन करता रहा हूँ, हमेशा पहले से काफ़ी पढ़ता रहा हूँ। अभी इस कार्यक्रम को लेकर भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल पे मिलती हैं, बहुत सारे स्रोत में उपलब्ध हैं। तो हम लोग चाहते थे कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आप हमको प्रदान करें जो कहीं पर आपने नहीं सुनाया हो, जिसका जिक्र ना किया हो। हमने कोशिश की है सर, 2-4 आपके लिए प्रश्नों की सूची बनाई है जिसको क्रमवार मैं आपसे पूछता जाऊंगा। जी जी सर, निवेदन स्वरूप आपसे मेरा पहला जो सवाल है सर, वह यह है कि मंचीय प्रस्तुति, आपकी पहली प्रस्तुति आपने कहाँ से प्रारंभ की? और सर, अभी तक के वर्तमान आयु तक आपने कितने सारे मंचों में साहित्यिक रूप से भाग लिया और अपनी प्रस्तुति दी? थोड़ी सी चर्चा मैं ये कर लेना चाहता हूँ कि वाचक महोदय ने कुछ बातें जो की हैं पहले, उसमें कुछ बातें जो छूट गई हैं मैं उसको जोड़ देता हूँ। एक तो मेरी माताजी स्वर्गीय सोनीबाई यदु यहाँ भृत्य होने के पहले मोहल्ले में
चौका बर्तन करके हमको पालती रही। एक बात। जी दूसरी बात, जो मेरा विषय पीएचडी का था जी वो कविताओं पे ना होकर के छत्तीसगढ़ी कविताओं पे, जी छत्तीसगढ़ी कविताओं पे। जी अब मैं आता हूँ आपकी बात पर। जी सर। मुझे जहाँ तक याद आता है कि पहला कवि सम्मेलन मैंने डोंगरगढ़ में, शायद ये ख्याल आता है, डोंगरगढ़ में, जिसमें दानेश्वर शर्मा, पाठक जी, विमल कुमार पाठक जी इत्यादि उस जमाने में बड़े साहित्यकार माने जाते। डोंगरगढ़ बड़ा अच्छा संयोग है सर, डोंगरगढ़ आपका ससुराल भी है। हाँ, तो वहाँ मैंने किया था पहला कवि सम्मेलन जी। और वहाँ मुझे 11 रुपये मिले थे, ये भी याद है। ओहो। उस ज़माने में जी 11 रुपये, 31 रुपये, 51 रुपये इस तरह मिला करते थे। जी सर, जी सर। बहुत पहले की बात है, इसलिए ये राशि बड़ी राशि लगती थी उस ज़माने में। हाँ। उसके बाद एक कवि सम्मेलन किया था मैं, जो मुझे याद है, बेलगांव करके एक गांव है, बेलगांव, जहाँ पे हमारे स्वर्गीय हीरालाल जी अग्रवाल के मामा जी रहते थे, हेडमास्टर। उन्होंने कहा यार एक कवि सम्मेलन मेरे को कराना है, वहाँ वो मिला जुला कार्यक्रम होगा, संगीत का और कविता का। अच्छा जी। कविता तो केवल आप पढ़ेंगे जी संगीतकार यूनिवर्सिटी के बहुत सारे गए थे, उनका था। जी। लेकिन उस ज़माने में मेरे को तो ये मालूम नहीं था कि मंच में मुझे पैसा लेना है कि नहीं लेना है। इतना पैसा मिला मंच में मेरे को, सब सर्वाधिक। जी जी जी। तो सब लोग गए थे, वो कहते यार सुबह का नाश्ता तुम्हारी तरफ से होगा, क्या बात, क्योंकि सबसे तुमको तो ज़्यादा पैसे मिल गए, कमाई अच्छी हुई आज। मैंने कहा ये भी ठीक है, जरूर करा देंगे भाई। जी जी। उसमें रशीद कुरैशी गए थे, स्वर्गीय रशीद कुरैशी। अच्छा अच्छा जी। जो रफ़ी की आवाज़ में बहुत अच्छा गीत गाते थे। सुना है सर जी। एक सितार वादक गए थे, लेकिन सितार वादक गांव के लिए वो ठीक नहीं था। जी। ठीक इसलिए नहीं था क्योंकि जहाँ लोग उसको देखे तो उसको ये समझे कि शायद पंडवानी गाएगा। जी। उनको तो लगा ये तंबूरा है, अब पंडवानी का होने वाला है, बैठ गए। लेकिन जब उसने बहुत तारों को छेड़ना शुरू किया ना, जी। तो लोग कहने लगे यार ये बजाता क्यों नहीं उसको, वो कर क्या रहा है। जी जी। ये माने क्या है, ये गांव के लायक नहीं था वो। जी जी। लोकवाद्य नहीं था। जी। गांव में तो लोकवाद्य ही चलेगा ना। जी। तो ये दो मुझे अच्छी तरह से याद है। कोई यदि क्लासिकल बैठकर गांव में गाए तो कोई सुनेगा नहीं। कोई सुनेगा नहीं। जी जी। तो इस तरह हुआ था वहाँ कवि सम्मेलन। जी जी सर। और बताइए प्रश्न क्या है। बड़ा ये बात बिल्कुल जहन में रह गई कि सर कि पहली प्रस्तुति आपकी डोंगरगढ़ में हुई। हाँ। और मेरे लिए ये बहुत रोचक जानकारी है, क्योंकि डोंगरगढ़ आपका ससुराल भी रहा। जी जी। सर सवालों के क्रम को मैं आगे लेकर चलूं। दूसरे क्रम पर हिंदी साहित्य और छत्तीसगढ़ी साहित्य में आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है सर। काफ़ी वक्त आपने बिताया है, बहुत सारे अनुभवों से गुजर कर और बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त करके आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं। तो हम लोग, यह हमारी आकांक्षा थी आपसे जानने की कि सर वर्तमान में भारतीय हिंदी साहित्य को आप किस स्वरूप में पाते हैं और उसका भविष्य आप क्या देख पाते हैं, आपको क्या नज़र आता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। भारतीय हिंदी साहित्य तो समृद्ध होता जा रहा है लगातार। जी। लगातार नए नए जो रचनाकार हैं वो आ रहे हैं जी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। एक बात और है कि जो भी कवि या लेखक होता है वो अपने युग का होता है।
दौर का होता है। हाँ, जो युग चल रहा है, जी जी अगर मैं रामचरितमानस लिखना शुरू कर दूं तो ये मेरी बड़ी भूल होगी, जी क्योंकि वो ज़माना बीत गया है। मुझे तो अपने ज़माने को देखना है कि इस ज़माने में जो हो रहा है उसे ही मुझे लिखना है। वर्तमान समय के साथ ताल में ताल मिलाकर हाँ, चलने वाली बात हो गई। चलने वाली बात है। जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है जी कि वर्तमान में जो बुराइयां हैं उसकी मैं तारीफ कर दूं। हाँ जी ठीक है ना? जी क्योंकि भाई जो बुराइयां हैं उनको भी मैं उजागर करूंगा। जी बिल्कुल सर। एक चीज बताऊं आपको, हाँ हाँ कविता लिखने के लिए दो चीजों का आवश्यक है होना। जी पहली चीज है संवेदना। जी आपकी संवेदना समाज के प्रति कितनी है, जी और अगर उस संवेदना को तोड़ने वाले लोग हैं, भंग करने वाले लोग हैं, जी आपके दिल में गुस्सा कितना है। जी ये दो चीजें वाल्मीकि की पहली रचना एक श्लोक के रूप में जो फूटी थी, कविता के रूप में, जी श्लोक उस जमाने की कविता है ये, जी जो पहली रचना जो उनके फूटी थी उसमें वो दोनों बात झलकती है कि वो एक शिकारी आकर के, व्याध आकर के एक चिड़िया को मार देता है, जी उसके प्रति इतनी पीड़ा होती है, वाल्मीकि के मन में इतनी संवेदना जागती है, अंतर मन में जी उनके, और उसको नष्ट करने वाले जो शिकारी है उसको श्राप दे देता है वो गुस्से में। जी तो मैंने कहा कविता का जन्म ऐसे ही होता है, जी संवेदना और क्रोध का मिला जुला रूप है स्वरूप है कविता। कविता। और अगर इसके बगैर जो कविता लिखना चाहे तो ये समझ लो कविता नहीं लिख रहा है, ऊपरी तौर रहा है, ऊपरी तौर पे तौर रहा है, जी जी कविता नहीं हो रही उससे। जी 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 कुछ वर्णन कर दिया, कुछ कर दिया, ये कविता नहीं है। उस वर्णन में क्या कुछ ऐसी बात है, उदाहरण के तौर पे जी निराला के ज़माने में देश गुलाम था जी और वो वीणा पाणी की वंदना कर रहे हैं, जी है ना, वरदे वीणा वादिनी, ये बात कर रहे हैं। जी देश गुलाम है, लेकिन जब वो दूसरे या तीसरे छंद में आते हैं तो कहते हैं कि मुझे नया स्वर चाहिए, नई गति चाहिए। जी ये माने ये जो पुराना हो चुका है अब सब नए परिवेश की बात होती नए, हाँ, नया आना चाहिए अब। जी 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 बहुत दिन तक हो गई है गुलामी, जी अब कुछ नया होना चाहिए इस देश में। जी ये जब करते हैं तो उनका विद्रोह बोलता है, उनका क्रोध टपकता है उसमें। जी तो मैं ये कह रहा हूँ किस तरह कवि को लेना चाहिए, समीक्षक जो है वो कवि को किस तरह ले रहा है उसको ध्यान देना चाहिए जी कि कवि किस युग की बात कर रहा है और कहाँ जा रहा है। बिल्कुल इससे हट के अपन सोचेंगे मुक्ति बोध के ज़माने की बात, देश आज़ाद हो गया था, लेकिन बिल्कुल वैसा की वैसी है। जी ये बिल्कुल गुलामी जैसा समय बीत रहा है, वातावरण। और गुलाम करने वाले जो लोग हैं वो उसके सपने में आ रहे हैं मुक्ति बोध के, जी वो दिखाई दे रहे हैं उनको। जी। यही लोग हैं जो इस देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। जी जी तो ये मुक्ति बोध की कविता थी, उस जमाने की बात से हट के आ गई है। जी ठीक है ना? जी जी मैं ये नहीं कहता कि मध्यकालीन कवियों ने जो अपनी कविताओं की रचना की है जी वो आज के ज़माने लायक नहीं है, ऐसा नहीं कहता। जी आज के ज़माने में भी उन कविताओं के उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक मेरे अग्रज से मैंने कहा जी कि आपको किनकी कविताएं भाती हैं, तो उनने दो लोगों के नाम लिए। जी उनने कहा तुलसीदास जी जी और गालिब, गालिब जी, मिर्ज़ा गालिब। जी इनकी जो रचनाएं हैं उनको सर्वाधिक भाती है। मुझे मुखाग्र याद है, जी बहुत सारी रचनाएं,
बहुत सारी रचनाएं इसलिए याद है कि मैं उनको आज के ज़माने में देखता हूँ, जी और जो आज के ज़माने में जो हो रहा है वही अगर उस ज़माने में हो रहा था, इसका मतलब है वो है युग अभी टला नहीं है, चल आज रहा भी है, हाँ चल रहा है। चल रहा है। रामचरितमानस इतना उच्च कोटि का साहित्य है, जी वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। कबीर की वाणी कभी समाप्त नहीं होने वाला। कबीर की समान वाणी तो अभी भी काम में आती है आती लोगों है के। जीवन। तो और आज के ज़माने के कवि अगर ये सोचें कि हम उसी तरह की माने जो हमेशा स्थायी रहने वाली कविताएं लिखें, तो स्थायी तो संसार नहीं है। परिवर्तनशील है। आप लिखते जाइए, जी। उसमें से कुछ रचनाएं बच जाएंगी ज़माने के लायक। जी जी तो आपने जो हिंदी साहित्य के बाद हिंदी साहित्य लगातार विकास करता जा विकास कर रहा है रहा है। और समृद्ध होता जा रहा है। जैसे अभी एक कविता मैंने सुनी, जी मुझे इतना अच्छा लगा। जी दिसंबर के महीने में बहुत सारे लोग मरते हैं, जी बहुत सारे, पूरा हिसाब लगा के देख लीजिए। दिसंबर का महीना ऐसा होता है कि उस दिन, उस समय 31 दिन में पता नहीं 31 दिन में कितने लोग मर जाते हैं ठंड का ठंड असर के कारण। काफी रहता है सर। तो जी कई किसी को हार्ट अटैक हो गया ठंड के कारण, जी किसी को लकवा होकर मर गया। ये सब चलता रहता है ठंड के कारण। उस कवित्री ने इस बात को रेखांकित करते हुए लिखा है जी कि दिसंबर के महीने से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जी दिसंबर के महीने से मुझे कोई शिकायत कोई नहीं शिकायत है। नहीं। मैं इसका रोना नहीं रोऊंगी, जी क्योंकि मेरा सारा रोना तो जनवरी से लेकर जनवरी से लेकर नवंबर तक का महीना है। मेरे बदले रो लेते हैं, तो मैं क्या करूं। क्या बात है। तो ऐसी उच्च कोटि कविताएं आजकल के लिख रहे हैं। जी जी अच्छा लगता है देश सुन करके। जी जी बहुत अच्छी बातों से आपने अपनी बातों की शुरुआत की सर। मैंने कहीं इस बात को किसी से सुना था, किसी बड़े बुजुर्ग से, कि आप सर उसमें बताएंगे कितना सही है, उस बात पे मैं नहीं पहुंच सका आज तक, कि एक अच्छा साहित्यकार जो है उसमें एक बहुत अच्छा आलोचक भी छुपा हुआ होता है, होता है। जी, और वही अच्छा और सही साहित्यकार है जो समाज की बुराइयों को, उसके नकारात्मक पक्षों को भी बहुत अच्छे स्वरूप से अपनी कविताओं में, अपने लेख के माध्यम से समाज के पटल पर रखे हो। और उसके किसी निष्कर्ष में भी लेकर समाज को जाए, उसका निराकरण भी बताए। सर तीसरे क्रम में एक जिज्ञासा खैरागढ़ को लेकर है। हाँ। आपकी माटी, आपकी जन्मभूमि। सर आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारा सौभाग्य है आप उपस्थित हैं। तो आज बिल्कुल आपके सम्मुख बैठने का जब अवसर लगा है सर, तो थोड़ा सा खैरागढ़ के इतिहास में भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। और सर इतिहास में प्रकाश आप डालें, इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप की मनोदशा के अनुसार खैरागढ़ का भविष्य आप कैसा देखते हैं, क्योंकि आप अवलोकन के मुद्रा में रहते हैं सदा सर, इस बात की जानकारी मुझे है। तो साहित्यकार समाज को देखता रहता है, समाज का दर्पण होता है, तो आपने बहुत करीब से समाज को देखा है, पाया है। तो खैरागढ़ का भविष्य आप किस स्वरूप में देखते हैं, और इसका इतिहास का थोड़ा बहुत उल्लेख। हाँ, एक बात कहना चाहूँगी इसमें जी। मैं इतिहास भी बताऊँगा थोड़ा सा। जी। और साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन चलचित्रों जैसा, जी। चलता फिरता। जी। क्योंकि दर्पण तो वही दिखाएगा जो समाज में है, लेकिन समाज तो निरंतर बदल रहा है। तो इसको इस तरह समझे हम कि वो दर्पण होते हुए चलचित्रों जैसा है। जी। परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, लगातार उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। जी जी। अब खैरागढ़ के इतिहास की बात हुई तो
ये खैरागढ़ के राजा पूर्व में जी नागवंश का जो इतिहास है उसमें लिखा गया है जी कि खैरागढ़ के राजा जी पहले राजा नहीं लिखते थे, दीवान लिखते थे। अच्छा हाँ, जी ये राजा की पदवी तो बाद में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। अच्छा जब अंग्रेजों के प्रति इन्होंने कुछ काम किए जी तब मिली है राजा की पदवी। जी 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 और आगे हम चलें तो ये जो राजा हैं जी खैरागढ़ के जो राजवंश का है, ये राजा नहीं, अभी तो राजा भी नहीं है, जी। लेकिन ये राजवंश जो है ना जी वो मंडला होते हुए आया है यहाँ। अच्छा मध्य प्रदेश मंडला मंडला, होती है। हाँ मंडला एक गुणों का राज्य था, वहाँ गोंडवाना था। जी वहाँ उनके ये सेनापति रहे हैं, यहाँ के जो राजा थे वो सेनापति थे मंडला के राजा अच्छा के। जी 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 और जब उन्होंने एक वहाँ पे एक गोंडों का जब विद्रोह हुआ, जी उसको दबाने जब आए वो राजा, वहाँ से उनको भेजा गया, जी उनको कई युद्ध में भेजा गया और सफल होके आए थे वो। जी उनकी हाइट 6 फीट से ऊंची थी, अच्छा जी ऊंचे पूरे आदमी थे। जी और उनका उद्गम था छोटा नागपुर। अच्छा छोटा नागपुर में 2 भाई थे जी। राजकुमार। एक भाई ने गद्दी हथिया ली, दूसरे भाई ने, बड़े भाई ने कहा कि ठीक है तुम करो ना, मैं यहाँ से जाता हूँ। निकल गए वो, जी और वो चलते चलते आ गए नर्मदा नदी के किनारे, और फिर वो उनको मंडला मिल गया। तो मंडला के राजा जो थे ना, गोंड राजा, जी। उनके दरबार में इनका स्वास्थ्य, उनकी ऊंचाई, ये सब देखते हुए जी। राजपुरुष जैसा तेज, जी तो उनने अपना सब पूरा परिचय दिया। जी मैं काम की खोज में आया हूँ। तो उनने कहा कि भाई आप हमारे सेनापति बन जाइए। इतनी बड़े पद से नवाजा उनको। हाँ, जी उसके बाद दीवान बना दिया गया। जी जी उस जमाने में दीवान वगैरह सब युद्ध के लिए जाते थे। अच्छा इनको भी भेजा गया। वो ये क्या, मैं वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ के गोंडों को दबाया जी और उन्होंने सब खबर दी जी कि हो गया। तो वो गोंडों के राजा ने कहा एक काम करो, तुम वहाँ अपना अधिकार जमाओ जी। और वहाँ अपनी गद्दी बैठाओ, शासन आप वहाँ पे करो। वहाँ शासक हुआ। जी तो एक बार और घटना बताई जाती है। जी किसी राजवंश में हुआ था कि गोंडों ने गोंड, यहाँ के गोंड तो राजा थे ना, हाँ 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 जी। पूरे छत्तीसगढ़ के कई जगह भी राजवंश थे गोंडों के। गोंड राजाओं का ही हाँ, साम्राज्य इलाका रहा। था ये। जी जी तो उसने कई बार विद्रोह किया और उसको बार बार दबाया गया जी जी खैरागढ़ के राजा के पूर्वजों के द्वारा। एक बार की घटना बताई जाती है, जी बहुत ही माने चतुर किस्म की ये घटना है, चतुर। जी गोंडों ने वहाँ पे विद्रोह, इसलिए उनको लगा गोंडों का जी। कि भाई ये तो गोंडों का राज्य है, वहाँ के मंडला के राजा गोंड हैं जी और ये हमारी ज़मीन है, हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, हम शासन तो हमको मिलना चाहिए था। हाँ। ये नागवंशी कैसे मिल गया? जी 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 तो आक्रमण करने वाले थे किसके ऊपर? मंडला के ऊपर में। जी ये बातें जब सुनी राजा ने वहाँ से, क्या नाम है उस गांव का यार, मैं भूल रहा हूँ, मैं देखा भी हूँ उसको। जी जी अच्छी बात जी हाँ, जी तो आके बताया गया उनको, तो कहा हमारे पास सेना कितनी है? वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है महाराज उनकी सेना। सेना की संख्या जी तो कहे कि एक काम करो, कहाँ है वो? अभी तो वहाँ रुक करके अपना खाना वाना बना रहे हैं, जी और होता है सुबह वो निकलेंगे युद्ध के लिए। जी अच्छा, तो अपने पास कितनी सेना की संख्या है बताया गया उनको। तो उनने कहा कि कोई बात नहीं, जी जी तुम एक काम करो, अपने पास गौशाला में कितने हैं, गाय भैंस बैल कितने हैं? तो कहे 100-200 होंगे। तो एक काम करो,
सबके सींग में मसाल बांध दो रात को, ओहो, और मसाल बांध के उधर दौड़ा दो, आग लगा के। तो उनको लगेगा कि इतने सैनिक आ रहे हैं, अरे बाप रे जी। इतने सैनिक आ रहे हैं हमें युद्ध में हराने के लिए, लड़ने के लिए। कूटनीति। कूटनीति, ये मैंने चतुराई से भरा हुआ। जी जी जी। वो भागने लगे, एक तो रात का समय, जी 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 भागने लगे, जी। और जिधर भी जाते धनुष बाण से मार देते। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो इस तरह उनको किया गया। फिर उसकी गर्दन को काट करके मंडला ले जाया गया। बताया कि महाराज ये आपसे विद्रोह करके आप पर आक्रमण करना चाहते थे वो, और हमने युद्ध में विजय प्राप्त किया। तो उनने कहा जी। कि अब जाओ अपने राज्य में, हाँ। और उधर की सारी जो छोटी छोटी रियासतें हैं सबको जीतने का तुमको अधिकार देता हूँ। दीवान साहब को कहा। हाँ, हाँ जी 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 खैरागढ़ के पूर्वज राजा को। जी। तो वो आए और उन्होंने जीतना शुरू किया और एक बड़ा राज्य बना लिया। जी जी जी। बीच में छुई खदान छूट गया था। हाँ जी। उसके बाद आके वो खैरागढ़ में बसे, शायद पिपरिया के पास जो पहाड़ी जैसी दिखाई देती है ना, जी कॉलेज के पास, जी हाँ, जी। जो पत्थर वत्थर वाला दिखाई देता है, हाँ हाँ हाँ। वो कभी पहाड़ी रही होगी, जी। वहाँ उसका पहला ठिकाना बना था। अच्छा। वहीं उसने महल बनवाया और रहा, जी। और वहीं से राज्य करने लगे पूरे इलाके में। इलाके में। खैरागढ़ में तो कोई राजा था नहीं, जी। है ना, जंगल था, ये तो खैर का पेड़ था, जी। चारों तरफ खैर के जंगल। शायद खड़ग सिंह ऐसे कोई शासक हुए। हाँ, खड़गगढ़, एक खड़गपुर, खड़ग सिंह। अच्छा जी, ऐसा मैंने सुना हाँ। कि उनके नाम के ऊपर ही खैरागढ़। दो बातें कही जाती, खैर के पेड़ अच्छा। और खड़ग सिंह। अच्छा जी। तो ये दो बातें कही तो जाती इसमें सर सही का नहीं, इतिहास में कुछ पता प्रमाण नहीं चलता, मिलता है। प्रमाण नहीं मिलता। जी सर। तो खैर का पेड़ था, ये तो इतिहास में प्रसिद्ध है। जी जंगल था ये। जी। इसकी थोड़ी बहुत साहित्य में जाएं तो पुष्टि मिलती है हो, कि खैर का बड़ा जंगल यहाँ पर था। जंगल का इलाका था। जी। खैर माने कत्था जो आज पान में लगाते हैं, हाँ, हाँ। उसका जंगल था ये तो। जी हाँ, जी हाँ। सबको कटवाया, साफ करवाया। जी जी लेकिन एक जगह जंगल में देखा उन्होंने, जी एक साधु जो था जी। वो बैठा तपस्या कर रहा था। हाँ तो राजा ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, जी। कि बताया कि मैं यहाँ का राजा हूँ, हाँ। और मैं अपने राज्य विस्तार के लिए जी। इधर से निकल जा तो खैरागढ़ मिल गया मुझे, जी और मुझे क्या करना चाहिए। जी। तुमने कहा एक काम करो, मेरे लिए एक मढ़ी बना दो और जंगल साफ कर दो। ओ। मढ़ी माने कुटिया बना दो। जी जी जी। और उसने ये भी कहा, जब तक मेरी मढ़ी तब तक तेरी गढ़ी, गढ़ी। जब तक मेरी मढ़ी रहेगी जी। तब तक तुम्हारा एक गढ़ रहेगा। सर मढ़ी का मतलब कुटिया होता है? कुटिया। अच्छा अच्छा जी। रुखड़ स्वामी महाराज, रुखड़ स्वामी महाराज जी। है ना जी। तो वहाँ उनकी आज भी धुनी जलती रहती है। आज भी निरंतर। जी वो किला पारा में मकान बनाए, महल बनाया किला पारा में। जी। एक राजा हुए, वो सब सर्वाधिक स्थान वो था, उच्च स्थान, वहाँ उसने महल बनवाया। किला कहते थे। किला। जी। हाँ, किला इसलिए कहते थे ऊंचे स्थान पे है। जी। दो ठो नदियाँ, पिपरिया और मुस्का वहाँ से बह रही है, अगल बगल से। हाँ। और एक मुस्का जो नदी थी उसको कटवा करके ये इतवारी बाजार के पास से, जी। जहाँ आजकल बाढ़ का पानी आता है, पानी आता है। जी। है ना, पूरा भर जाता है वो, जी। वहाँ से नदी को कटवा करके मुस्का को जोड़ दिया उसमें नीचे जाके। तो तीनों चारों ओर से ये नदियों से घिर गया। मुस्का नदी पहले यहाँ से बहती थी? नहीं, मुस्का नदी को कटवाया राजा ने। जी 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 जी। गड्ढा करवाया काफी, उसकी सारी मिट्टी जो आजकल शमशान भूमि ऊपर वो है, हाँ हाँ। वो सारी मिट्टी वहाँ डाली गई ऊंचा, जिसमें लोग आज शमशान भूमि बना के वहाँ पाटते हैं, जलाते हैं, जो अंतिम क्रिया का। है ना। तो नदी को काट करके बनाया गया, इसीलिए उसको कटिंग घाट कहते हैं। कटिंग घाट। जी। मैं पहले सोचता कटिंग घाट क्या है, जी। बाद में समझ में बात आई, मैं जब इतिहास पढ़ा तो
जी। इसको काटा गया है, काट कर किधर से नदी, तो वो जो किला था राजा का वो चारों तरफ से घिर गया पानी से। अब उसमें नौका भी चलती थी, जी जो डोंगा दरवाजा जो कहते हैं ना, जी। डोंगा माने नाव। डोंगा मतलब नाव। हाँ, तो यहाँ से वहाँ तक आना जाना लोगों का, उधर भी बसाहट थी, इधर भी बसाहट हो गई। अब जी। राजा आ गए तो तो इधर से उधर जाए कैसे? हाँ, तो डोंगा से जाते डोंगा थे। से जाए। जी। उसमें एक दरवाजा लगा हुआ था अच्छा। जी। जो सबके लिए नहीं था, जी। वहाँ से उनको मिलता था अनुमति, पासपोर्ट जो भी कहें, अच्छा। तब आते जाते तो दिखाए, तब उनके लिए खोल दिया जाता था प्रवेश होता था। और इस तरह से होता था। ये सर इतिहास की बहुत 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 शानदार चीज़ें सर, मुझे भी जानकारी इन सब चीज़ों की नहीं थी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप आज आपसे जानने। सर इसी क्रम में एक प्रश्न मेरा यह भी था कि ये इतिहास के साथ साथ हमको थोड़ा सा भविष्य भी देखना आवश्यक है। आप पितृ पुरुष हैं, तो सर भविष्य को कैसा नज़र आता है सर आपको, खैरागढ़ का और यहाँ की युवा पीढ़ी? हाँ, थोड़ा सा दुख तो होता है मुझे जी। कि रचना के संसार में आने के लिए पढ़ना जरूरी है, बगैर पढ़ाई के तो नहीं हो सकता। असंभव। खैरागढ़ में यहाँ एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, फतेह मैदान में। अच्छा अच्छा। फतेह मैदान में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जी पुस्तकों का अंबार था वहाँ। जी जी अखबार आते थे, पुस्तकें चारों तरफ, पुस्तकें कई ठो अलमारियों में पुस्तकें भरी हुई थी। जी। हम लोग बचपन में, मैंने 7वीं 8वीं जब पढ़ते थे, वहाँ जाके अखबार पढ़ लेते थे, और कोई किसी ने बता दिया कि यार ये किताब अच्छी है, वहाँ से किताब इशू करा के घर ला करके पढ़ते थे। थोड़ा सा रोकूंगा सर मैं आपको। एक जब पढ़ने पढ़ाने की आप बात कह रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि बचपन में आपने बहुत अल्प अवधि में कन्याशाला की लाइब्रेरी की सारी किताबों का अध्ययन सर। मैं हाई स्कूल में था। अच्छा, आप हाई स्कूल में थे। मैं उसी उम्र को जानना चाहता था कि हाँ, हाई स्कूल में था मैं। और उस समय के आते आते आप पूरे किताबों को आपने हाँ, चट कर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े साहित्यकार, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, जी ये सब, जी। उनकी जितनी किताबें, उपन्यास सब पढ़ गया। सबका अध्ययन आपने कर लिया था। रामचरितमानस को तो कई बार पढ़ गया। जी। मेरा वो सगल हो गया था कि गर्मी की छुट्टी हुई और रामचरितमानस चलो। जी, आप फतेह मैदान के संग्रहालय की बात कर रहे थे। हाँ, फतेह मैदान। तो वहाँ बख्शी, डॉक्टर बख्शी जी। के बड़े पुत्र अच्छा, वहाँ लाइब्रेरियन हुआ करते थे। लाइब्रेरियन हुआ करते थे। वो रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज करते थे हम लोगों का। अच्छा। और किताब दे देते थे और बता देते थे, कोई पत्ता नहीं फाड़ना, कोई कुछ नहीं करना, इसको बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में घर लेके आना वापस। और 3 दिन समय मिलता था। अच्छा। 3 दिन में पढ़ना है आपको, जी। तो 3 दिन में पढ़ के उसको वापस करना। हाँ जी। बड़े बड़े साहित्यकारों की किताबें। शुल्क भी निर्धारित था सर कुछ? हाँ। अच्छा अच्छा। यानी मैं कई बार कह चुका हूँ पुस्तकालय के लिए, नगर पालिका के उस जमाने में जो अध्यक्ष थे उनको भी बोला कि एक पुस्तकालय यहाँ पे डालिए आप। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि पुस्तकालय रहेगा तो लोग पढ़ेंगे। वाचनालय बहुत आवश्यक। हाँ। फिर एक ये सराय भवन में, हाँ हाँ हाँ। वहाँ चला गया। जी जी सराय भवन में जी। कुछ दिन वहाँ रहा ये। तो वहाँ जाके हम लोग धर्मयुग, हिंदुस्तान, ये सब पत्रिकाएं जो आती थी वो पढ़ा करते थे। जी जी। तो अब इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता भाई, किताबों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये बहुत दुखद है मेरे लिए। एक चीज़ मैं भी देखता हूँ सर, युवा पीढ़ी जो अब आ रही है, नए बच्चों का जो फौज खड़ा हुआ है, वो मुझे तो बिल्कुल संस्कार विहीन नज़र आता है सर। असल में क्या है, इनका झुकाव राजनीति की तरफ है। हाँ। क्योंकि वो देखते हैं कि ज़्यादा फायदा किस में है। अच्छा जी। फायदा देखते हैं। जी जी राजनीति में ज़्यादा फायदा है। जी। पता नहीं कब क्या बन जाए हम। इसीलिए तो अगर राजनीति में भाई पढ़ लिख के भी जा सकते हो। जा सकते। और नेहरू जी के ज़माने में, नेहरू जी के साथ बताते थे, नेहरू जी और इंदिरा गांधी तक जी इस परिवार में पढ़ने का जी इतना रिवाज था
जी। बगैर किताब पढ़े नेहरू जी सोते नहीं थे। उनके तकिए के नीचे किताब, पूरे संसार भर के अंग्रेजी हिंदी सारे रहते, उसको पहले कितने भी दौरा करके आए वो किताब पढ़ते थे। मुझे याद आ रहा है सर, अभी हाल ही में मैं इलाहाबाद का प्रयागराज का के प्रवास पर था, तो मैंने पहली बार आनंद भवन और स्वराज भवन कहा जाता है, स्वराज भवन शायद इंदिरा गांधी जी की जन्म स्थली थी, मोतीलाल नेहरू जी का निवास स्थान था, और उसके बाद आनंद भवन में इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये आनंद भवन जब आते हैं तो वहाँ नेहरू जी का निवास स्थान था, और वहाँ जब मैंने एक चीज़, वही चीज़ आपकी किताबों वाली बात मैंने देखा सर, बहुत बड़ा संग्रहालय वहाँ पर किताबों का है, वो देखने को मिलता है। कुछ टिकट की राशि लेकर आप उसको भ्रमण कर सकते हैं, और वो संग्रहालय बिल्कुल सच में देखने लायक है सर। पूरी किताबें आज भी जमी हुई हैं। ये पढ़ने वाले लोग थे भाई। जी जी जी। तो पढ़ लिख करके भी आप जा सकते हैं राजनीति में। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है, पहले राजनीति में जाएंगे, उसके बाद तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, फिर कब करोगे। जी हाँ जी जी जी। वो एक समय बीत जाता है, उसके बाद पढ़ाई नहीं होती, नहीं हो पाता है लोगों से। ये एक पीड़ा भी है सर, आप मेरी पीड़ा है भाई। बहुत कसक है इस बात का सर। काफ़ी समय से हम लोग प्रसारण में हैं, कुछ एक दो सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ सर, उसके बाद आज के इस कार्यक्रम का समापन हम लोग करेंगे। हाँ। सर, जीवन की एक बहुत लंबी पारी आपने खेली है, बतौर प्राध्यापक, बतौर पिता, बतौर पति, हर दायित्व में आप रहे, और उन दायित्वों से बहुत शानदार तरीके से गुजर कर आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम चाहते हैं सर कि जीवन के स्वरूप को, और मतलब सर, मैं यदि आपके नाती होने के नाते, बच्चा होने के नाते, यदि आपसे पूछना चाहूँ कि सर जीवन क्या है आपके नज़रिए से, जीवन को क्या कहा जाए, सार तत्व क्या है, कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो सर आप उसमें आपके विचार क्या हैं। हाँ, जीवन क्या है? जी। जो हमको प्रकृति ने जो दे दिया जी। वही हमारा जीवन है, और प्रकृति में वो सब कुछ चलता है। जी जी जी। जो सांसें आपको मिली हैं, जितनी मिली हैं, उसमें आप कितना कुछ कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते। अगर आपने कुछ नहीं किया, जी, कुछ नहीं किया, तो आपका जीना और मरना बराबर है। जी। है ना? सार्थकता कुछ होनी चाहिए जीवन। हाँ जी। आप जीवन वास्तव में वही है जिसमें कुछ किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। जी। अभी कुछ दिन पहले एक अच्छे विद्वान का भाषण सुना मैंने, यूनिवर्सिटी में आए थे। जी। उनने ये कहा कि लोग बुढ़ापे से डरते हैं। जी। भाई क्यों डरते हो बुढ़ापे से? वो तो सामान्य गति है जीवन की, हिस्सा है जीवन का। जी। एक हिस्सा है वो। जी जी। मृत्यु भी उसी तरह से है, उससे भी आप मत डरिए। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं तो अपनी मृत्यु को भी जीना चाहता हूँ। ये जो बात कही ना, क्या मुझे बात? वाह, क्या बात है सर। क्योंकि आदमी को अपनी मृत्यु को भी जीना चाहिए। अंततोगत्ता जीवन ही मुख्य है। हाँ 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 जी, बिल्कुल सत्य है सर। और हर व्यक्ति का एक मिला जुला, एक समान सार्वभौम उद्देश्य और लक्ष्य तो वही है, मृत्यु को ही प्राप्त करना है। करना है तो उससे डरना क्या? जी जी, है ना? जी। प्राप्त इसलिए करेंगे कि हम अपनी तरफ से तो कोई कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, प्राकृतिक। हाँ, प्राकृतिक तौर पे सब कुछ हो जाएगा। जी जी जी। सर, बस आखिरी सवाल के क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं। मैंने आज सर पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत विश्लेषण मैंने किए कि सर से मैं क्या सवाल करूं, ऐसे क्या सवाल रहे, तो उसके आखिरी क्रम में पहुंच चुका हूं सर। बतौर साहित्यकार, बतौर पिता, पालक, समाज के प्रेरणा स्रोत भी आज आप हैं। तो सर, खैरागढ़ की भावी पीढ़ी, खैरागढ़ का जो नया जनरेशन है, आज भी कुछ बच्चे हैं सर
जो साहित्य में रुचि रखते हैं और लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। और अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उनको वो माहौल, वो संसाधन प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसा कि आपने कहा कि संग्रहालय होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन निरंकुश है या जैसा भी है, उनका ध्यान नहीं है या नहीं हो पाया, जो भी विषय है। लेकिन बच्चों की, कुछ बच्चे हैं जिनकी रुचि है सर, तो उनको आपका संदेश, आपके सुझाव और ऐसा कुछ आप सार चीज़ प्रदान करना चाहें भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, कोई आपका संदेश। देखिए, एक और बात इसी में जोड़ देता हूँ आपकी बात में। जी। जब मैं धमतरी गया, हाँ तो वहाँ के अखबार की कटिंग मेरे को एक दोस्त ने दी। जी उसमें एक गांव के 2 बच्चों ने, जी वो कविताएं लिख रहे थे, जी क्योंकि मेरी कविताएं अपने कोर्स बुक में पढ़ी थी उन्होंने, जी जी है ना। क्योंकि मेरी कविताएं वो पहली दूसरी से लेकर 8वीं और उसके बाद 11वीं वहाँ तक है। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पाठ्यक्रम में शामिल है सर। पाठ्यक्रम में शामिल है। जो फुल छत्तीसगढ़ी लेना चाहते हैं जी उनको तो 6वें पेपर में मेरी कविताएं हैं जी वहाँ से तो गुजरना पड़ेगा उनको, जी, है ना। तो उन बच्चों ने 6वीं 7वीं किसी में पढ़ी थी मेरी कविता। अच्छा जी। तो उनका इंटरव्यू लिया गया। वो अच्छी कविताएं लिख रहे थे बच्चे, अब छोटे बच्चे हैं जी, वो कविताएं लिख रहे हैं जी। तो उनको पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जी, तो दोनों बच्चों ने कहा हम जीवन यदु बनना चाहते हैं। क्या बात है सर। ये कटिंग, अखबार की कटिंग मैंने देखी तो मैं खुद दंग रह गया, ये कैसे बच्चे हैं भाई। जी फिर उनसे मिलने का मौका नहीं मिला मुझे। वहाँ गांव कहाँ जाता मैं तो कार्यक्रम में गया था धमतरी, वहीं से लौटा था जी। और ये जहाँ तक आपने बात की कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आप निरंतर पढ़ाई करें जी और अगर मन आपका लग रहा है तो आप कुछ लिख भी लें। जी बख्शी जी ने ये कहा है जी लेखन के बारे में, जी जब मैं 100 पृष्ठ पढ़ लेता हूँ तब 1 पृष्ठ लिख पाता हूँ। ये पद्मलाल पुन्नालाल पुन्नालाल बख्शी जी के कथन है। कहथन है। हाँ, माने पढ़ाई कितनी आवश्यक है। जी, उनने कहा मैं 100 पृष्ठ पढ़ने के बाद 1 पृष्ठ ले दे के लिख पाता हूँ। लिख पाता हूँ। बहुत 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 शानदार बात है सर। और कोई बात? मेरे सवालों का क्रम तो यहाँ पर समाप्त हो गया सर, लेकिन जिज्ञासाएं भीतर में बैठ के हिलोरे ले रही हैं। अच्छा, समय भी अभी अनुमति हमको देता है कि कुछ समय हम लोग इस क्रम को आगे लेकर चलें। 2-4 चीज़ें मैंने अध्ययन के दौरान जो मुझे प्राप्त हुई, उनमें से मैं सर एक बात आपसे जानने की जिज्ञासा थी। वर्तमान खैरागढ़ में बम्बई बाज मंदिर के नाम से राधा कृष्ण जी का बहुत खूबसूरत मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो सर उस मंदिर के इतिहास की जब बात आती है तो वो बम्बई बाज जो नामकरण है उसको लेकर विविध प्रकार की बातें अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की। तो आपके संज्ञान में ऐसा क्या है कि उसके नामकरण में कौन सी कहानी आप? असल में बम्बई बाज उसको बांके बिहारी मंदिर कहते हैं दरअसल। बांके बिहारी कहते हैं। हाँ जी बांके बिहारी मंदिर कहते हैं जी। अब जैसे नाम में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सूर्याबाई का मंदिर कहते थे पहले इसको, जी। जो आजकल राम मंदिर बना, क्या क्या कहते हैं इसको, टिकरापारा वाला, टिकरापारा वाला, है ना। वो सूर्याबाई कोई अग्रवाल थी, अच्छा अच्छा अच्छा, उनके द्वारा वो बनाया गया था, स्थापित था। हाँ स्थापित था। जी जी तो अब सूर्याबाई का नाम तो गया, जी। अब वो मंदिर बन गया अलग नाम से, वहाँ बाबा जी लोग आके बैठ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जी जी तो बम्बई बाज मेरे को ऐसा लगता है बांके बिहारी नाम जो पड़ा वो तो कृष्ण के नाम से पड़ गया जी। है ना। लगता है कोई बम्बई से आया हुआ कोई आदमी या दान किया होगा कुछ, जी। उनके नाम से जी इसको किया गया होगा। एक बात जो सुनने में आती है सर वो है कि बम्बई से कोई पार्टी आई हुई थी हाँ
धार्मिक पार्टी थी। उसका धार्मिक आयोजन उस परिसर में हुआ था। तो उस पार्टी के आयोजन के चलते बम्बई से आया हुआ, तो बाज नाम की कोई संस्था थी, तो ऐसा। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये सुनने में आती है कि कोई बाज नाम के साधु हुए जिन्होंने बॉम्बे से यहाँ पर उपस्थिति अपनी प्रदान की थी। तो ये दो मत मिलते हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि सर उसमें सही कौन सा मत हो सकता है। वो वही सही है कि जो बम्बई से तो आए रहे होंगे निश्चित। ये बात तो निश्चित है। हाँ जी जी। क्योंकि नाम उनका ऐसा है। और मुझे अब लगता है कि जो सन्यासी होते हैं ना, हाँ हाँ, निहंग सन्यासी, जी वो घूमते रहते थे, कृष्ण के बड़े भक्त होते थे जी जी वो घूमते रहते थे जी और वहाँ आके रुके होंगे। जी। अब वो क्या है, वो एक तरह से घुमंतु जैसे उनका जीवन था, टिकते नहीं थे ज़्यादा दिनों के। खाना बदोश जैसा। हाँ, टिकते नहीं थे वो। हाँ हाँ, क्योंकि परिवार तो था ही नहीं, जी जी शादी ब्याह करना नहीं है उनको, जी जी जी। है ना। ये जैसे मैं बताऊँ आपको, ये पेंड्री, हाँ पेंड्री में जो बड़े बड़े महंत लोग थे, जी इसी तरह के थे सन्यासी। जी जी वो शादी ब्याह नहीं करते थे। जी। उनका जो शिष्य होता था, उनके बाद उनको अपनी गद्दी देते थे, पदवी प्रदान करते थे, है ना। जी। तो ये छुई खदान का मैं बताऊं एक इतिहास। छुई खदान तब नहीं बसा था। अच्छा वो एक गांव में था, वो राजधानी गोंडों की थी वो राजधानी। अच्छा, जी जी गोंड राजा थे वहाँ। जी। थोड़ी दूर में है वो गांव, गांव का नाम भूल रहा हूँ। कुली कैसा है क्या? हाँ हाँ हाँ, जी। वो अचानक का याद आता है फिर चला जाता है हाँ दिमाग से। जी तो वहाँ वो छुई खदान के पास जी जी जी। थोड़ी दूर में था वो गांव। ठाकुर टोला। ठाकुर टोला भी नहीं है ना। तो वहाँ के गोंड राजा ने वो पटाना, जो लगान पटाते हैं ना, हाँ भाई लगान आपने लिया, जी उसमें कुछ पैसा काट करके जी अब सरकार में जमा करिए। जो उस समय महाराज होते थे, राजा होते थे, जी जी। वो पटाता ही नहीं था, सारा राशि जो है वो स्वयं डकार जाता था। तो मराठा राजा था उस समय, मराठों का राज चलता था। जी। माने राजधानी नागपुर से सब कुछ चलता था। हाँ जी जितने भी राजा थे छत्तीसगढ़ के, वो उसी के उसमें थे, अधीन थे। जी। तो उसने खैरागढ़ के राजा से बात की कि मैं उस जमींदारी को बेचना चाहता हूँ, अच्छा। खरीद लो तुम। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे खरीदाता हूँ उसको। जी वो जो महंत था ना पेंड्री का, वो राजा का गुरु था, जी उसको अपना गुरु बनाया था उसने। उसने जाके महंत से कही बात, बैरागी थे जी। तो वैरागी ने कहा, अरे भाई हमको राजवाज से क्या करना है यार। तो उन्होंने कहा देखिए गुरुजी, आपको कुछ नहीं करना है, मानता हूँ, लेकिन आपके बाद की पीढ़ी जो आएगी जी भाई, उसके लिए भी तो चाहिए कुछ। हाँ तो आप तो नहीं बैठेंगे गद्दी पे। तो कहाँ नहीं बैठूंगा मैं बैरागी आदमी गद्दी बैठ के क्या करूँगा, और क्या करूँ खरीद के, और ना इतने पैसे हैं मेरे पास। तो राजा साहब ने पूछा, खैरागढ़ के जो उसमें तत्कालीन राजा थे, उसने पूछा कि कितने पैसे हैं आपके पास। तो बताया इतने पैसे ही हैं मेरे पास। और तो कहा ठीक है, बाकी पैसा मैं देता हूँ, अच्छा। आप खरीद लीजिए पूरे रियासत को, रियासत, वो जमींदारी। जमींदारी को। जी तो उसने खरीद लिया जी और सब मार काट के वहाँ से गोंडों को भगा दिया। जी जी जी। और उसके सबसे छोटा जो उनका शिष्य था, जी उनको गद्दी पे बैठाया।
राजवंश की शुरुआत ऐसे हुई वहाँ। छुई खदान की। जी जी लेकिन वापस जैसे खैरागढ़ की सेना वापस लौटी, जी। गोंड फिर आक्रमण कर दिए अच्छा। और उसको गद्दी में बैठे बैठे उसको मार डाले, काट डाले गोंड लोग। जी इतने उग्र हो गए थे। फिर उसकी माता जो थी वो रोती हुई फिर आई राजा के पास और बताया इसी सी बात हो गई करके। यहाँ से सेना लेके फिर गए, फिर वो भागे गोंड लोग इतनी बड़ी सेना को देख करके, और अंत में उनको बहुत दूर तक खदेड़ के आए और उसको मार डाले, उस गोंडों के मुखिया को, कि अब कभी भी इधर मत आना। जी। और फिर उसके एक और शिष्य को बैठाया गया। तो बार बार उस राजा ने समझा कि मुझे थोड़ा दूर में जाके अपनी गद्दी रखना चाहिए, क्योंकि हद बार बार आक्रमण बार बार हो रहा है। होता है। जी। तो उसने फिर वहाँ से अपनी गद्दी हटा करके छुई खदान को बसाया, स्थापित किया। जी स्थापित किया। तब से वो बैरागियों का है वो। जी। बैरागियों का ही शासन रखा लेकिन गया। खैरागढ़ के राजा का कितना बड़ा उसमें योगदान था, योगदान था। ये हम बताना चाहता था। सर एक सवाल सर, महिलाएं समाज की प्रमुख अंग हैं। महिलाओं से संबंधित एक सवाल मेरे भीतर उमड़ता है सर, कि महिलाओं का स्थान खैरागढ़ में और खैरागढ़ के साहित्य में आप महिलाओं, यहाँ की जो निवासरत महिलाएं हैं, उनका क्या स्थान, क्या योगदान आप देखते हैं सर? दरअसल क्या है, शुरुआत ही ऐसी हुई थी जी। कि खैरागढ़ के साहित्य में महिलाएं नहीं थी। नहीं थी सर। है ना। अगर वो शुरू से आती थी एक परंपरा बन जाती। जी जी जी। है ना। शुरू में हम देखते हैं केवल बख्शी परिवार ही जो आए थे राजा के साथ में, बख्शी परिवार, उनमें ही काव्य करने की अद्भुत क्षमता रही है। हाँ हाँ। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी तो बात के हैं, जी जी। लेकिन उनके पूर्वज जो आए थे जी उनमें अद्भुत क्षमता थी। कई नाम लिए जाते हैं उसमें जी। कवियों के, है ना। और इधर राज परिवार में एक लेखक कवि के रूप में जो हुए राजा कमल नारायण सिंह हुए। राजा कमल नारायण सिंह जी। उनकी ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं। जी। कमल विलास एक किताब है उनकी। अच्छा। उनको मैंने ये हीरालाल जी अग्रवाल, स्वर्गीय हीरालाल जी अग्रवाल जी। के सानिध्य में पढ़ा था उनको, जी। कि उनने कहा यार किताब देखो यार, और इस किताब में छंदोबद्ध कविताएं हैं और उसमें रसों की बात की गई है। जी। कितने प्रकार के रस होते, सब कविता में है। और वो कविता में है वो, लेकिन उसमें एक कवि और जुड़ा हुआ है। अच्छा। शायद माधव कवि है या कुछ तो है वो, जो दरबार में रहता था, दरबारी कवि था। उन दोनों के सम्मिलित प्रयास से वो किताब आई थी। क्योंकि उसने ये कहा कि महाराज मैं ये श्रृंगार रस को नहीं जानता जी। क्योंकि इसका मुझे कभी मौका भी नहीं मिला, तो इसको मैं बहुत गहराई से नहीं जानूंगा, इसको आप लिख लें। तो श्रृंगार रस की रचना उसमें राजा साहब ने की थी, राजा कमल नारायण ने। राजा कमल नारायण सिंह जी। हाँ, उसके पूरे भाग को तो उस कवि ने बना दिया था जी, लेकिन वो नहीं बनाए जी। तो उसको श्रृंगार, अब राजा महाराज है भाई, इतनी रानियां हैं, ये सब वो सब। हाँ। तो इस तरह हम देखते हैं कि महिलाएं नहीं रही। वर्तमान में सर एक बात जो मैं कह रहा था कि खैरागढ़ की पीढ़ी भी रुचि रखती है, तो मैं देखता हूँ कि महिलाओं की रुचि तो है सर, लेकिन बात फिर वहीं पर आकर अटकती है कि उनको संसाधन नहीं मिल पाता है, माहौल नहीं मिल पाता है और गुरुओं का सानिध्य भी नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर चलिए सर, अंतिम एक आग्रह आपसे, सवाल तो नहीं है। हाँ। एक आग्रह है
मेरा भी और इस मंच का भी, हम सभी का यह सामूहिक रूप से एक आग्रह है सर। गीतकार के रूप में आपकी प्रसिद्धि है और हमने कभी कहीं सुना है सर कि आप गुनगुनाते भी हैं। तो कहीं किसी गीत को आप छेड़े हैं, उसको गुनगुनाएं सर। मुझे बताया जाए जी। मैं छत्तीसगढ़ी रचना पढ़ूं कि हिंदी रचना पढ़ूं? जो आपकी इच्छा है सर। नहीं, मैं कहाँ से चालू करूं, ये असल में ये है। प्रारंभ सर छत्तीसगढ़ी से ही आप करें अच्छा, तो वो बेहतर है, हमारी राजभाषा है सर। ठीक। जी। एक गीत है कि महंगाई कितनी हो गई, कितनी महंगाई हो गई। जी। मैंने ये रचना जब गांव पढ़ी थी पहले उनसे पूछा था जी। कि सबसे ज़्यादा महंगा क्या है जी। और जिसका भाव लगातार बढ़ रहा है। जी। तो उन लोगों ने कहा कि ज़मीन, और उनने कहा सोना, उसका भी भाव लगातार बढ़ रहा है। मैं कहा और? तो उनने कहा बस ये दो ही चीज़ें हैं। मैंने कहा एक चीज़ और भूल रहे हो। हाँ। नौकरी का भाव। जी। नौकरी का भाव बढ़ रहा है। जी। पहले वो 100 रुपया 500 रुपया में एक चपरासी की नौकरी तो आ जाती थी। जी। आज नहीं आती वो। जी। कटाक्ष भी था सर। हाँ। एक स्वरूप में ये। हाँ। जी। यही मैं जो कहा ना, सामाजिक जो क्रोध है वो तो आना चाहिए। जी साहब। जी। जी। चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल। रेल में नौकरी को रेल किसी ने नहीं कहा आज तक। मैंने कहा उसको, चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल। क्या बात। नौकरी के रेल नहीं तो जिंदगी है फेल। चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल। ये लोक भाषा की कविता है और इसकी धुन भी है। अच्छा। चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल। नौकरी के रेल नहीं तो जिंदगी है फेल। चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल। 10,000 टिकट मा कतका दूर जावे। 10,000 दे तो कतका दूर जावे। टिकट तो ज़्यादा लगी में, ज़्यादा दूर जाके। 10,000 टिकट मा कतका दूर जावे। बन के चपरासी चटनी बासी खावे। बन के चपरासी चटनी बासी खावे। बन के चपरासी चटनी बासी खावे। खाडब का बाबू घर मां नहीं ये तेल। चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल। एक दूसरा छंद है। 10 लखिया टिकट माँ, 10 लाख वाली टिकट खरीदबे। 10 लखिया टिकट माँ मास्टर तय बनबे। 10 लखिया टिकट माँ मास्टर तय बनबे। हाजिरी रजिस्टर माँ लइका लगन बे। हाजिरी रजिस्टर माँ लइका लगन बे। हाजिरी रजिस्टर माँ लइका लगन बे। ए तो पैसेंजर ये हा नहीं ये मेल। चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल। नौकरी के रेल नहीं तो जिंदगी है फेल। चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल। हे 50 लाख ता साहेब तय बन के। हे 50 लाख ता साहेब तय बन के। बड़ दुरिया जावे। प्रमोशन ऊपर प्रमोशन। बड़ दुरिया जाए कि मतलब यही है प्रमोशन। बड़ दुरिया जावे और रहिबे ते तन के। बड़ दुरिया जावे और रहिबे ते तन के। बड़ दुरिया जावे और रहिबे ते तन के। खाकत को रिश्वत, अरे खाकत को रिश्वत तय, खाकत को रिश्वत तय नहीं हो वह जेल। चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल। और आखिरी छंद है। टिकट खिड़की माँ है कौन कौन बैठे। ये विद्रोह के आखिरी। जी।
टिकट खिड़की माहे कौन कौन बैठे, जोन तो टिकट काटिन है, हाँ पैसा लें। हाँ। टिकट खिड़की माहे कौन कौन बैठे, चिन्ह ले जो तोड़ ले रुपया है ऐठे। ऐठे। चिन्ह ले जो तोड़ ले रुपया है ऐठे। चिन्ह लेते तोड़ ले रुपया है ऐठे। ऐठे। 5 साल पाछू चुनाव बेरा में, 5 साल पाछू तो हूँ कर दे खेल, चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। छत्तीसगढ़ी के हिंदी टाइम है भी। हाँ समय है, ठीक है, सही सर समय है। एक हिंदी गीत है जी छत्तीसगढ़ी टच है में। जी। गाए खेत ददरिया झूमे मतवाली सी बाली। गाए खेत ददरिया झूमे मतवाली सी बाली। कर्मा गाए हवा की पीपल नीम बजाए ताली। चारों तरफ अमरैया गीता पढ़ती गौरैया। मगन जहाँ भौजी भैया वो मेरा गांव है, वो मेरा गांव है रे, वो मेरा गांव है, वो मेरा गांव है। रोज सवेरे पनघट पर, अब तो सब जगह नवा नवा बोरिंग हो थे, ये वो जमाना गीत है जिन समय कुछ नहीं रही थे, कुआं या तरिया। जी। रोज सवेरे पनघट पर मीरा की हंसी ठिठोली। इसी जगह भौजी करती रस भरी ननंद की बोली। किसी चरोखर में चरवाहे की बंसी गाती है। किसी चरोखर में चरवाहे की बंसी गाती है। लेकिन पनघट पर ही राधा झूम झूम जाती है। क्या बात है। कहीं सुसंस्कृत छेड़छाड़ पर, सुसंस्कृत इसमें छेड़छाड़ को मैंने सुसंस्कृत कहा है। भौजी और ननंद या देवर और भौजी के जो छेड़छाड़ है ना वो सुसंस्कृत है, ठिठोली उनकी जो। हाँ। लेकिन कहीं सुसंस्कृत छेड़छाड़ पर बहुत सभ्य सी गाली। गाली भी सभ्य सी होती वहाँ। बहुत सभ्य सी गाली। कर्मा गाए हवा की पीपल नीम बजाए गाली, नीम बजाए ताली। चारों तरफ अमरैया गीता पढ़ती गौरैया। मगन जहाँ भौजी भैया वो मेरा गांव है। क्या बात है। दूसरा छंद है। पगडंडी इतनी सोनी जो मांग कोई अनुब्याही। सब काम में चले जाते हैं जी जी। तो पगडंडी सुनी। पगडंडी इतनी सुनी जो मांग कोई अनब्याही। सांझ सवेरे इसे सुहागन कर जाते कुछ राही। किसी हसीना की बेड़ी सी बैलगाड़ियों की राहें। किसी हसीना की बेड़ी सी बैलगाड़ियों की राहें। गलियां जैसे प्रेम दीवानी लैला की मासल बाहें। बच्चन की मधुशाला लगती, बच्चन की मधुशाला लगती महुए की हर डाली। कर्मा गाए हवा की तीसरा छंद। जी। हवा के झूले में खेतों की महकी हुई जवानी। 4 महीने में माटी की बेटी होती सयानी। काटने लायक हो जाती फसल। 4 महीने में माटी की बेटी होती सयानी।
इंद्रजाल का जादू चलता खेत और खलिहानों में, इंद्रजाल का जादू चलता खेत और खलिहानों में, सपनों का इतिहास जागता माटी के अरमानों में। उस बासी का स्वाद और है, उस बासी का स्वाद और जो लाती है घरवाली, कर्मा गाए हवा की पीपल नीम बजाए अंतिम क्षण। क्या बात। बांस गीत वाला पंडवानी जब चौपाल है गाता, बांस गीत आल्हा पंडवानी जब चौपाल है गाता, बूढ़े बरगद के नीचे तब समय ठहर सा जाता। सुआ की धुन में जब मेरा यह गांव थिरकता जाता है, सुआ की धुन में जब मेरा यह गांव थिरकता जाता है, किसी थकन की कोख से जैसे गीत जन्म कर आता। वाह वाह। रमुआ और रहीमा गाते भजन और कव्वाली, कर्मा गाए हवा की पीपल नीम बजाए ताली, चारों तरफ यमरैया गीता पढ़ती गौरैया, मगन जहाँ भौजी भैया वो मेरा गांव है, वो मेरा गांव है रे, वो मेरा गांव है। क्या बात है सर, क्या बात है। 4 महीने में माटी की बेटी हुई सयानी। दूसरा इसमें लाइन जो था सर, किसी थकन की कोख से जैसे, थकन की कोख से जैसे गीत जन्म कराता है, गीत जन्म कराता है। वक्त हमारा पूरा हो गया है सर। एक बात जो मुझसे रह गई थी, उस बात का जिक्र करना बड़ा आवश्यक है। सरस्वती के सबसे बड़े उपासक के रूप में हम लोग आपको पाते हैं, समाज आपको पाता है सर। और ऐसा तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है, बाकी लोगों के राय इतर हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान के बख्शी साहब, वर्तमान के पुन्नालाल बख्शी यदि किसी को मैं कहूँ तो मैं सर आपको उस स्वरूप में पाता हूँ, क्योंकि बख्शी साहब का सानिध्य तो हमको नहीं मिला, हम तो बच्चे हैं सर बहुत। एक चीज़ का जिक्र मुझे दर्शकों से करना बड़ा आवश्यक है। जिस दिन सरस्वती के उपासक साहित्यकार डॉक्टर जीवन यदुराही साहब का जो रिटायरमेंट का दिन था, सेवानिवृत्ति का जो दिन था, वो दिन था सर शायद 31 जनवरी था क्या? हाँ वैसे कुछ तो है। हाँ हाँ, वो था 31 जनवरी 2008। इस बात को मैंने इसलिए विशेष रूप से बताया कि वह दिन था बसंत पंचमी का दिन, सरस्वती पूजन जिस दिन होता है, सरस्वती पूजन का दिन था, और संयोग से वही दिन साहब के सेवानिवृत्ति का दिन घोषित हुआ था। यह बहुत, और एक बार तो सरस्वती पूजन के दिन मेरा जन्मदिन पड़ा था, कन्याशाला में था, कन्याशाला में जी। ये बड़ा सुखद संयोग है सर, ये ईश्वर की माता सरस्वती का बिल्कुल साक्षात आपके ऊपर आशीष है। अभी कुछ मित्रों से मैंने अभी गया था, बैठे ऐसी थे, तो मैंने कहा कि देखो यार, दिसंबर में मरने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। नहीं सर नहीं। मैं बसंत पंचमी का तो जब बाहर का मौसम रहेगा, मैंने बसंत का मौसम रहेगा, तभी मैं इस दुनिया से जाऊँ, क्योंकि पैदा उसी समय हुआ हूँ। ईश्वर आपको बहुत लंबी दीर्घायु प्रदान करे सर। समाज को जितना अधिक से अधिक आपका सानिध्य मिल सके सर। मेरा एक ऐसा, हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं कि कोई व्यक्ति जब संसार से सर, ये वो तो क्रम है, होना है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई चला गया, तो क्या फ़र्क पड़ा?
मैंने कहा उसका पूरा अनुभव उसके साथ चला गया। हाँ ये सबसे बड़ा समाज को नुकसान हुआ। हाँ, नुकसान है नहीं। उसने तो क्या अर्थ कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए मैं जो कहता हूँ ना, जी। बार बार कहता हूँ कि आप अपने अनुभवों को कागज में लिख के रखिए। साहित्य में आप लिख के रखिए। हाँ। जी 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 आप अनुभवों को ही लिख देंगे जी, तो वो साहित्य हो जाता है। ताकि आने वाली पीढ़ी उसका लाभ ले पाए। हाँ। सर अंत में सर, हम चाहते हैं सर हमारे इस मंच के स्वरूप से आप परिचित हुए सर। इस मंच के संदर्भ में जो भी आपने अवलोकन किया पिछले 2-3 दिनों से, मैंने भी काफ़ी आपको परेशान किया है। अरे नहीं, बहुत फ़ोन किए। मैं परेशान होने के लिए ही बना हूँ भाई। तो सर हमारे लिए आपके कुछ सुझाव, आपका कुछ सलाह जो हमें भविष्य में काम आए सर, जो हमारी स्मृति पटल में रह जाए। मैं एक सलाह जरूर देना चाहूँगा, ये माइक की व्यवस्था जो है ना जी। उसको बदल दें आप। जी वो यहाँ पे जो क्लिप खींचते हैं ना एक ठो, जी ऐसा वो रख जी। लीजिए, उसमें में आपको भी सहूलियत होगी और हमें भी होगा। हाँ जी। ये कम से कम बीच में नहीं रहेगा। हाँ जी, है ना? अच्छी बात है सर। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता था। जी। जैसे ने मैंने वो उस गायक के बारे में पूछा जो रिकॉर्ड कराना चाहता है। मैंने अब तो चला गया वो सरायपाली। वो कहा था मेरे को एक आध दिन आके मैं उससे बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा गायक, बहुत अच्छा। मैंने उसकी आवाज़ में इतनी गमक है भाई, जी। ये कमरा ना पूरा उसकी आवाज़ से धमक जाएगा। सारी सुविधाएं हैं सर हमारे पास, जब भी ऐसा कोई अवसर लगे तो आप हमें आदेश करेंगे। और हम तो सारा फिर वो संगीत, वो तो तबला या हारमोनियम भी बजाएगा, एक वाद्य बजा पाएगा। संगत की व्यवस्था भी हम लोग कर देंगे सर। हाँ जी वो तबला भी बजाता है, हारमोनियम भी बजाता है। जी जैसे उसको दिल्ली बुलाया गया था जी केवल हारमोनियम बजाने के लिए। जी। वो जो नवोदय विद्यालय का जो होता है ना, हाँ 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 उसमें गया था वो। जी। अंत में सर, कार्यक्रम की बिल्कुल अंतिम कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बस समापन का कार्य बचा है। आप आज रूबरू थे डॉक्टर जीवन यदु राही साहब से। सर एक हमारा दायित्व है और हमारी इच्छा है कि आज एक छोटा सा भेंट आपके लिए सर हम लोगों ने तैयार, जो यहाँ सामने स्थापित है सर, जिसको कार्यक्रम की शुरुआत से आप देख रहे हैं। अच्छा है। इस कृति का निर्माण सर मैंने स्वयं ने अभी किया है। अच्छा। हाँ, इसको सर मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसका पूरा सारा निर्माण का कार्य पूरा मैंने ही किया है। पेंटिंग वाले थे? मैं गायन वाला था सर। गायन वाला? मेरा विषय गायन था, लेकिन रुचि अब कला पक्ष में मेरी बहुत सारी चीज़ों में रही है। हाँ। और देख देख कर हाँ। नकल भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहता हूँ। जी भाई, बैठे बैठे लो। बैठे बैठे रहे सर। समझ गए ना? वाह, बहुत बढ़िया भाई, ये भी बढ़िया, इधर भी बढ़िया। कलाकारों की दुनिया। ये हमारी ओर से एक छोटी सी स्मृति चिन्ह आपके लिए एक भेंट। थोड़ा सा दुनिया, हाँ यहाँ नहीं है। जी धन्यवाद भाई। अरे यहाँ तो कलाकारों की दुनिया मंच के लिए आशीर्वचन सर, 2 शब्द बहुत जल्दी से, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करें।
मैं इस मंच को, कलाकारों की दुनिया को, जी मैं वैसे कलाकार तो हूँ नहीं, अब कविता को भी अब कला में शुमार कर सबको इसकी बधाई देता हूँ। जी आप निरंतर विकास करें। अभी अभी तो शुरुआत हुई है आपकी, हाँ लेकिन निश्चित तौर पे ये अंत तक जाएगी। जी, बहुत बढ़िया, अच्छा कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ये थे डॉक्टर जीवन यदु रही। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, कलाकारों की दुनिया खैरागढ़, हमारी पूरी टीम, हम सभी आभारी हैं। आपने इतना समय हमें दिया। मेरे साथ श्री अभिषेक अग्रवाल, श्री किशोर सोनी, श्री प्रदीप अग्रवाल बतौर इस कार्यक्रम के साथी उपलब्ध रहे। मैं उनका भी इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। अगले शुक्रवार फिर किसी नए हस्ती के साथ। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चुस्त रहिए और प्रसन्नचित रहिए, वो बड़ा आवश्यक है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।